फ्रेंड्स वेलकम ऑन योरपीडिया। एंड मेरा ये जो वीडियो है ये एक टॉपिक के बारे में है जिसका नाम है प्रीएम्बल, जो आपका पेपर 1 का टॉपिक है फॉर प्रिलिमिनरी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रिलिमिनरी का एग्जाम है वो मई में होना है 2025 में, और 144 सीट्स हैं। सिलेबस वेल डिफाइंड है, आपको हर टॉपिक करना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। और जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो बहुत ही स्ट्रेट आपके मेंशन कर रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। और पेपर जो है आपका 1 लाइनर क्वेश्चन पेपर होगा। दैट मीन्स आपको हर टॉपिक करके जाना है और हर टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करके जानी हैं। ये आपका जो आज का मेरा टॉपिक है वो प्रिलिमिनरी के लिए जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 1 लाइनर जो क्वेश्चंस हम करते हैं प्रीएम्बल, मैं थोड़ा सा प्रीएम्बल के बारे में बताऊंगा। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्रिलिमिनरी के लिए उसको हम डिस्कस करेंगे। और आप ये गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लोक सेवा आयोग जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला है ये उसमें से है। और इसमें आपको बता दूं कि 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 का जो सिलेबस है वो आपका एनवायरनमेंट के जो डोमेन है, एनवायरनमेंट के जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड है। 200 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे का पेपर है। ये उसका सिलेबस मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ ये सिलेबस आपके, और ये आपका सिलेबस है। ये आप डॉक्यूमेंट योरपीडिया से ले सकते हैं। इसमें 18 टॉपिक्स हैं और इसमें से 200 क्वेश्चंस आपके बनेंगे और उसको आपको 2 घंटे में करना है। तो आप समझ सकते हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चन ही आपका होगा। और जो दूसरा आपका पेपर है वो पेपर 1 है। पेपर 1 में भी 10 टॉपिक मेंशन है और पेपर 1 जो है वो आपका गुजराती में आएगा। दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द इंडिया के स्टूडेंट्स को एडवांटेज नहीं है उसमें। रेस्ट ऑफ द इंडिया के स्टूडेंट्स को गुजराती अगर नहीं आती है तो वो पेपर 1 नहीं दे सकता। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। और उस पेपर 1 के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं वो गुजरात से मैच करते हैं एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इंडिया का ही होगा। तो उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे जैसे इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सेक्शन आपका जो आपका टॉपिक नंबर 5 है वो आपका इंडिया से आएगा और ये वेल डिफाइंड है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और हम ये 10 के 10 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे और इसमें से 1 लाइनर क्वेश्चंस निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके 10 टॉपिक हैं जो आपके बेसिकली गुजरात से रिलेटेड हैं। और ये 10वां टॉपिक आपका इंग्लिश ग्रामर है जो इंग्लिश में आएगा ऑब्वियसली। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रीएम्बल। समझ लीजिए प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ती है और जो मेन लॉ होता है किसी भी कंट्री का, लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। किसी भी कंट्री की हिस्ट्री में नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बनाया जाता है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जब से अमेरिका बना है तो उतने सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर से वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और वो उसके थ्रू सारे का सारा बाकी जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के वो चलते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। और अंग्रेज जब छोड़ के गए थे इंडिया को तो अंग्रेजों ने एक कैबिनेट मिशन, एक 3 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे इंग्लैंड से जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे और वो तीनों ने कैबिनेट मिशन एक इंडिया में आया था और कैबिनेट मिशन ने ये बताया था, बोला था कि आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग जो एक बॉडी थी जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 दिसंबर 1946 से लेके 1949 26 नवंबर एग्जैक्टली कुछ दिन छोड़ के आई थिंक 13 दिन कम 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। और 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली बना के तैयार कर दिया था, अडॉप्ट तो कर दिया था इसको, लेकिन इंप्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो हमने 2 मंथ वेट किया बिकॉज 26 जनवरी एक हिस्टोरिक डेट थी जिसमें हमने 1930 में फर्स्ट पूर्ण स्वराज डे मनाया था। तो 26 नवंबर की हमने वेट इसलिए की बिकॉज 1930 में हमने पूर्ण स्वराज डे मनाया था 26 जनवरी को। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार तो 26 नवंबर को हो गया था, सारे मेंबर्स ने साइन कर दिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस पे साइन कर दिया, सारे लोगों ने साइन कर दिया। लेकिन हमने 2 मंथ तक वेट की सो दैट जब 26 जनवरी आए तो हम इसको इम्प्लीमेंट करें। अभी भी 26 जनवरी आप जानते हैं हम एज अ रिपब्लिक सेलिब्रेट करते हैं अपने आप को। रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। अनलाइक इंग्लैंड जहां पे राजा होता है
या आप जापान देखो जहाँ पे राजा होता है, या अरेबियन कंट्रीज आप देख लो जहाँ पे राजा होते हैं। इंडिया के अंदर जो कंट्री का हेड है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनको लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द स्टेट, अब पॉलिटी में स्टेट का मतलब होता है कंट्री, तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो रिपब्लिक का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। कौन? हेड। कंट्री का हेड कौन है? वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो बेसिकली रिपब्लिक हम 26 जनवरी 1950 को हो गए थे, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी इंट्रोडक्शन को प्रिएम्बल बोलते हैं। आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठा लो, उसमें प्रिएम्बल आपका ऐसे पहला पेज होता है जिसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लाइन ली है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया इनटू sovereign socialist secular democratic republic। अब ये वन वर्ड का मतलब क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें जब ये बना था 26 नवंबर 1949 को, तो तब और अब में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें एक बार चेंज आया है जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट। एक बार चेंज आया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में, और वो आया है 1976 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी। और एक अमेंडमेंट एक्ट ऐसा है जिसको बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो 1976 में आया था। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी 75 से 77 के बीच में, तो बहुत से लॉ, बहुत से सेक्शंस को, आर्टिकल्स को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज कर दिया गया था, बहुत सी नई चीजें डाल दी गई थी, सारा कॉन्स्टिट्यूशन हिला दिया था, और उसी में एक चेंज प्रेम्बल में आया था। तो क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है? आंसर इज यस। क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? यस, इंटीग्रल पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंज आया है अभी तक? एक बार। कब आया है? 1976 में। कौन से एक्ट के थ्रू आया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। और चेंज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब चेंज करना। अब ये टर्म्स जो डिफाइन करती हैं वो ये बोलती हैं इंडिया कैसा कंट्री है। इंडिया सॉवरीन, मतलब किसी और कंट्री के अंडर नहीं है, किसी कॉमनवेल्थ नेशन के अंडर नहीं है, यूनाइटेड नेशन के अंडर नहीं आता, फॉलो करते हैं हम लेकिन अंडर नहीं आता। सॉवरीन मतलब इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इनमें कुछ टर्म्स जैसे सेकुलर वगैरह वो बाद में ऐड की गई थी, उसी तरीके से इंटीग्रिटी टर्म बाद में ऐड की थी, सोशलिस्ट बाद में एंटर किया था, उसमें ऐड किया गया था, वो अभी हम देखेंगे। तो सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, JLEF, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर हमने इसमें डाला था। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के सिटीजन्स को हमें ये चीज प्रोवाइड करनी है। एंड आज के दिन में हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, अनेक्ट करते हैं और अपने आप को देते हैं। इंप्लीमेंट करते हैं ऐसा नहीं लिखा। इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो अनेक्ट एंड अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें आप देखोगे नीचे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू चेंज किया गया था, अमेंड किया गया था, और इसमें कुछ टर्म्स को ऐड किया गया था। तो ये हमारी जो चेंजेस हैं ये बेसिकली यहाँ पे ऐड की गई हैं। अब मीनिंग क्या है? जो हमारा प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका मतलब क्या है? प्रेम्बल होता है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस, स्टार्टिंग पॉइंट। ये प्रेम्बल जो है ये इंट्रोडक्टरी पैरा है, मतलब ये बताता है कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंडिया एज अ कंट्री कैसी है, और कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें लिखा हुआ है नॉट वी द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कंट्री के लोगों ने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और इस इंडिया को रिपब्लिक कंट्री बनाया है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाया है। तो कैसी कंट्री है इंडिया, वो यहां पे बताया गया, किसने दिया ये बताया गया, कब एनेक्ट हुआ ये बताया गया। तो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बता दी गई। अब ये जो आपका प्रेम्बल है ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, उसका इसेंस है, और ये बताता है कि लोगों के आइडियल और एस्पिरेशंस क्या हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमें कंट्री में लोगों को प्रोवाइड करना है। तो आइडियल और एस्पिरेशंस उसमें आते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जो नेहरू जी लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू जी ने शुरू में ही, मैंने बताया कि 1946 में आई थिंक 9 दिसंबर को पहली सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और 1949 26 नवंबर को लास्ट हुआ था।
तो इन 3 सालों में 13 दिन कम 3 साल, देखो वो हमारे जो उस टाइम पे हुआ थे सारे के सारे, तो इतने आई थिंक कुछ दिन कम थे 3 साल से। तो जो शुरू में ही नेहरू जी ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उसमें इंट्रोड्यूस किया था कि हमारा ऐसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसमें। तो 26 नवंबर को ये हुआ, पर लेकिन 26 जनवरी को इट केम इनटू फोर्स। और सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 टर्म्स बाद में ऐड की गई थी। ये याद कर लेना कौन सी टर्म अमेंडमेंट के साथ फिर बाद में ऐड की गई थी, वो थी हमारी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 टर्म्स को बाद में ऐड किया गया था। अब देखो कई बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा डिस्कशन चलता रहा है कि क्या हम प्रेम्बल को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी वो तो पार्लियामेंट करेगी। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, लेकिन अमेंड ठीक किया कि नहीं किया इसको चेक करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी या कुछ करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ये जरूर देखेगा कि वो जो चेंज ला रहे हैं, जिसको अमेंडमेंट बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में है कि नहीं। तो जब भी कोई नया लॉ बनता है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है तो सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि ठीक है, लॉ ठीक चेंज किया कि नहीं किया, चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या है, उसमें लीगल एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, जजेस बैठे होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में आप जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बैठे होते हैं, जो शायद जजेस नहीं है, लॉयर नहीं है, शायद क्या वो नहीं है, शायद उनका क्वालिफिकेशन लेवल भी उतना नहीं है, लेकिन लोगों का मैंडेट उनके साथ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कौन कर सकता है, अमेंड कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन क्या वो ठीक चेंज किया कि नहीं किया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट देखता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन को चेंज भी कर सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसको चेंज कर दिया बाद में, लार्जर बेंच, मतलब ज्यादा जज बैठेंगे और पुराने डिसीजन को चेंज कर देंगे। 2 ऐसे केसेस हैं फ्रेंड्स, बेरूबारी केस और केशवनंदा भारती केस। केशवनंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवनंदा भारती केस 1973 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म कॉइन की थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन केस टू केस बेसिस नई नई टर्म्स को ऐड कर दिया जाता है। जैसे फंडामेंटल राइट, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो फ्रीडम एंड सोवरेनिटी और जो फ्रीडम है जुडिशियल सिस्टम की, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिस चीज को तुम चेंज नहीं कर सकते। मैं इसकी एनालॉजी नॉर्मली स्टूडेंट्स को देता हूं कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, कंस्ट्रक्शन की है बिल्डिंग, तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो होते हैं पिलर एंड बीम्स, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। तुम कोई दीवार गिराना चाहते हो गिरा दो, लेकिन पिलर को, जो पिलर होते हैं और आपके कॉलम होते हैं, उनको नहीं छेड़ना। उनमें सरिया पड़ा होता है, वो पिलर एंड कॉलम, अगर तुम उनको छोड़ोगे तो बिल्डिंग गिर सकती है। वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं एक टेनेंट हूं, मैं एक किराएदार हूं, किसी घर में जाता हूं और मकान मालिक को बोलता हूं कि क्या साहब मैं अपना बेड यहां से यहां चेंज कर सकता हूं, बोलेगा कर ले, तेरी मर्जी है। आप बोलोगे क्या साहब मैं ये यहाँ पे दीवार पे इस पे ये टांग दूं, ये फोटोग्राफ टांग दूं, बोले टांग ले। वो जहां पे आप जो चेंज कर सकते हो आप कर सकते हो। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बोला तुम चेंज कर लो। लेकिन अगर आप उसको पूछोगे मकान मालिक को, क्या मैं ये दीवार गिरा दूं, मैं कॉलम गिरा दूं, ये पिलर गिरा दूं, बोलेगा नहीं, तुम दीवार नहीं गिराओगे, तुम ये चीज नहीं करोगे, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है घर का। अगर तुम इसको खराब करोगे तो दूसरा किराएदार जो आएगा तो उसको माइंड करेगा। तो तुम कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर। किसने क्वाइन की थी टर्म, वो केशवनंदा भारती केस में 1973 में क्वाइन हुई थी। और प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये केशवनंदा भारती ने बोला था। और एक और केस हुआ था LIC ऑफ इंडिया केस, और जिसमें बताया गया था कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर तो केशवनंदा भारती केस में बोला था, और प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये LIC केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर पार्लियामेंट को मिली है वो आर्टिकल 368 के अंदर मिली है। एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आर्टिकल 368, उस आर्टिकल के चलते एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर एंड अथॉरिटी मिली है पार्लियामेंट को। वो आर्टिकल 368 चेंज करने की पावर देता है पार्लियामेंट को, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिकली गड़बड़ नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं कर सकती कि किसी दिन बोला कि प्रियम्बल को हटा दो, प्रियम्बल को हटाया नहीं जा सकता।
प्रेम्बल के अंदर जो वर्डिंग है उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन प्रेम्बल को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि यस, प्रेम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कंपोनेंट है प्रेम्बल के? ये बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है। इंडिया में अगर आपसे पूछे कि अथॉरिटी कौन है, सबसे अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, या पीपल ऑफ इंडिया के पास? तो आंसर है पीपल ऑफ इंडिया। ये कौन बोलता है? प्रेम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया कैसी स्टेट है? क्या वो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है? तो ये हमारी डेफिनेशन है। जैसे हम अपने आप को इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं ना, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, टॉल है, वो तो इंडिया एज अ कंट्री कैसा है? सोशलिस्ट, सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इसकी भी अलग अलग टर्म्स की डेफिनेशन है आगे, तो मेरे को लगता है वो आपसे नहीं पूछेगा कि साहब सोवरेन क्या होता है, वो डिफाइन मैंने किया है नीचे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको उसको पूछेगा नहीं। सोशलिस्टिक मतलब कैपिटलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि साहब अदानी अंबानी का राज चल रहा है, सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ आवर इंटरेस्ट। सेकुलर मतलब सर्व धर्म बराबर हैं। डेमोक्रेटिक आप जानते ही हैं, लोग अपने लिए चूज करते हैं गवर्नमेंट। रिपब्लिक में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सोवरेन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो ये डिफाइन करता है, और किस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था वो डेट बताता है। तो प्रेम्बल में ये डेट मेंशन्ड है। तो ये हमारे पास ये 4 चीजें हमें प्रेम्बल से पता लगती हैं। केशवानंद भारती केस मैंने आपको बताया कि 1973 में आया था, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्डिक्ट दिया था कि जो आपका प्रेम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। LIC केस 1995 में हुआ था, जिसने ये बताया था कि प्रेम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आर्टिकल 368 इस पे लगाया जा सकता है, और एक बार इसको अमेंड किया गया है 1976 में, और उस अमेंडमेंट एक्ट का नाम है अमेंडमेंट एक्ट 42। अब केशवानंद भारती केस में क्या ऐसी चीज आई थी? इसमें यह बताया गया था दैट बेसिक स्ट्रक्चर को हमें नहीं छेड़ना है। प्रेम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। अमेंडमेंट टू द प्रेम्बल जो है वो बेसिकली 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हुआ था, जिसमें बहुत सी चेंजेस और भी हुई थी। जैसे बेसिकली सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एक बैठी थी, जिसने ये एडवाइस किया था कि 3 टर्म्स को इसमें जोड़ दो, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये याद रखना कि प्रेम्बल में 3 टर्म्स को 1976 में ऐड किया गया था, और वो 3 टर्म्स थी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, राइट। सो प्रेम्बल जो है वो बेसिकली एक गाइडिंग लाइट है, जो ऑब्जेक्टिव बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। सिग्निफिकेंस क्या है प्रेम्बल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ये है कि ये बेसिक फिलॉसफी, फंडामेंटल बताता है क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, गाइडिंग फ्रेमवर्क है, ये इंटरप्रिटेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये गाइडिंग लाइट है फॉर गवर्नेंस, यूनिटी और डाइवर्सिटी इंडिया की एक्नॉलेज करता है, प्लूरलिटी को एक्नॉलेज करता है, और इंस्पिरेशन है सिटीजन्स के लिए, और ये सिटीजन्स को बताता है कि क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए है। कहां से हमने आइडिया लिया है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का? हमने रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ है वहां से इसको उठाया था। ये सोशलिस्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल का जो हमने टर्म्स उठाई थी। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी उठाया है। के मुंशी ने इसको बताया था, ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट, इसको थोड़ा सा आप गो थ्रू करके चले जाना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसका पुराना नाम था, जो नेहरू जी बेसिकली ने बनाया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसी को प्रेम्बल बाद में बोला गया। क्वेश्चंस लगाते हैं, वन लाइनर। कौन सा ऐसी आइडियल है जो नहीं मेंशन है प्रेम्बल ऑफ इंडिया में? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मेंशन नहीं है। कौन से ईयर में अमेंड किया गया था? 1976। सोशलिस्ट कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज से इंस्पायर्ड है? बोथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। सोवरेन का मतलब क्या है? इंडिया इज इंडिपेंडेंट नेशन। कॉमनवेल्थ को हम फॉलो करते हैं, यूनाइटेड नेशन का हम पार्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इनके अंडर काम करेंगे। इंप्लीमेंटेशन डेट 26 नवंबर नहीं है, अडॉप्ट किया था, इंप्लीमेंट 26 जनवरी को किया था। सोवरेन इंडिया से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है?
इंडिया ऑब्लाइज नहीं है यूनाइटेड नेशन को फॉलो करने के लिए, अगर ना करे तो ना करे। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे और के एम मुंशी भी उसी से रिलेटेड थे। सेकुलर का मतलब क्या है कि सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेगी गवर्नमेंट। सोशल इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मतलब क्या है, सोशल इक्वालिटी का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। सो अर्नेस्ट बार्कर ने यह बात बोली थी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बोथ द बेरुबेरी केस एंड केशवानंदा भारती केस दे आर ट्रू। लैंग्वेज प्रियम्बल की कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कौन से फ्रेज से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। एडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ऐसा कौन सा आइडियल है जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को रिफ्लेक्ट करता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्रेटर्निटी। बेसिकली अगर भाईचारा होगा तभी तो यूनिटी और इंटीग्रिटी होगी। कौन से डॉक्यूमेंट का इंपैक्ट है इसके ऊपर? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एक्चुअली, राइट। सो फ्रेंड्स, ये आपका प्रेम्बल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन एंड आपको कितना इसका जो पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और बाकी बहुत से क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसको भी गो थ्रू करना। अगर आप असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हैं तो प्रिपेयर दिस ऑल वेल। थैंक यू।